वेलकम टू स्मार्ट जी के ट्रिक्स। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक रहने वाला है हमारा मेटलर्जी एंड कंक्लूजन, यानी धातु कर्म और निष्कर्षण। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और जो ये टॉपिक है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं, क्योंकि 25 क्वेश्चन आपको पता है कि केमिस्ट्री से आते हैं। उसमें से 2-3 क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन इस वेरिएशन में मिलते हैं। तो हम जरूरी नहीं, ये एक चीज़ नहीं डेफिनेट कर रहे हैं कि 4 क्वेश्चन ही आते हैं, 2 क्वेश्चन ही आते हैं। कभी 1 क्वेश्चन, कभी 2, कभी 3, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। यानी कहने का मतलब है कि 25 क्वेश्चन में अगर 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं वहाँ से, तो वो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उस टॉपिक को पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, ठीक है, ताकि वहाँ से जो नंबर बनने वाले हैं वो अच्छे से नंबर बन जाए। क्योंकि आपको पता है कि कंपटीशन हाई हो गई है। अगर आप कंपटीशन लेवल की कोई सी एग्जाम आप देते हैं, उसमें अगर 1 नंबर भी आपका कम होता है तो उस 1 नंबर आपको रैंक को कितना डिक्रीज और इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। जो चीज़ें समझ में नहीं आती है उस चीज़ को आप बार बार रिपीट करें, और नहीं समझ में आती है अगर हमारे पढ़ाए हुए तो हमें कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं, आपको उससे दोबारा रिपीट किया जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ अपने फ्रेंडों तक भी इस वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि फ्रेंड्स इस टाइम कोचिंग तो चल नहीं रहे हैं, लोगों को एग्ज़ाम भी है। पता है कि जुलाई से एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए यूट्यूब का ही सहारा है। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने भी लगभग 1 महीने का कोर्स स्टार्ट किया है, और 1 महीने में लगभग सारे कोर्स ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने टारगेट बनाया है। जैसे मैथ का चल रहा है, केमिस्ट्री का चल रहा है, अभी 1-2 दिन में आपका फिजिक्स का भी क्लासेज मिलने लगेंगे। तो इस तरह से है, अपने फ्रेंडों को भी इसे शेयर करें। और फ्रेंड्स देखने के बाद वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, अगर अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक करके भी हमें बताएं, और कमेंट बॉक्स में भी बताएं कि आपको कौन से टॉपिक में कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया है। उस चीज़ को आपको रिपीट करके फिर से बताया जाएगा। ठीक है, तो फाइनली फ्रेंड्स आइए हम आगे बात करते हैं आज के टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक है धातु कर्म, मेटलर्जी और निष्कर्षण। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेटलर्जी के बारे में, धातु कर्म। ठीक है, कि धातु कर्म मेटलर्जी होता क्या है। तो फ्रेंड्स जैसे कि हमें पता है कि जो प्राकृतिक में जो भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जो भी तत्व पाए जाते हैं, वो क्या होते हैं, शुद्ध रूप में नहीं प्राप्त होते। वो हमें किसी न किसी कई प्रोसेस करने के बाद, फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस करने के बाद शुद्ध रूप में प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर लेंगे धातु कर्म के। ठीक है, कि धातु कर्म होते क्या हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे धातु कर्म के। ठीक है, धातु कर्म, यानी हम बात करें इंग्लिश में तो इसे मेटलर्जी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो धातु कर्म कहते किसको है, तो हमने जैसे कि बताया कि जो भी प्राकृतिक में तत्व हैं, जो भी धातु हैं, वो डायरेक्टली प्राप्त नहीं हो जाते। जैसे कि हम बात कर लें एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम हो गया, सोडियम हो गया, इस तरह के जो भी मेटल्स हैं उन्हें हम डायरेक्टली प्राप्त नहीं कर सकते। उसको हम रासायनिक और भौतिक विभिन्न क्रियाओं को माध्यम गुजारने के बाद ही हम उसको शुद्ध रूप में प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो धातु होता, जो खदान होता है, ठीक है, उससे हमें खनिज प्राप्त होता है। ठीक है, खनिज, और खनिज के माध्यम से ही हम धातु प्राप्त करते हैं। तो जो खनिज प्राप्त होता है, खनिज, ठीक है, खनिज या हम अयस्क बोले इसे, अयस्क। ठीक है, इसके माध्यम से जो कि इसमें जो धातु उपस्थित होते हैं खनिज में, वो क्या होते हैं, प्योर फॉर्म में नहीं होते हैं। तो उस खनिज से धातु को शुद्ध रूप में प्राप्त करने की विधि को ही क्या कहते हैं, हम धातु कर्म कहते हैं। शुद्ध रूप में प्राप्त करने के विधि को ही क्या कहते हैं, धातु कर्म कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहते हैं, धातु कर्म कहते हैं। तो यहाँ पे हमने धातु कर्म के बारे में क्या बताया, तो धातु कर्म वे होते हैं जो कि अशुद्ध, जो कि क्या है, खनिज, जो खनिज होते हैं या अयस्क होते हैं, उससे धातु को शुद्ध रूप में प्राप्त करने की विधि को ही क्या कहते हैं, धातु कर्म कहते हैं। इसमें बहुत सारे प्रक्रिया होते हैं, उसी सारे हम प्रोसेस के बारे में यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 2 चीज़ आया है, खनिज और अयस्क। ठीक है, हम खनिज से भी क्या है, शुद्ध धातु को प्राप्त कर सकते हैं, अयस्क से भी। ठीक है, तो ये खनिज और अयस्क क्या होते हैं, इसके बारे में भी हम यहाँ पे थोड़ी थोड़ी डिस्कस करेंगे। ठीक है, खनिज और अयस्क के बारे में। सबसे पहले हम खनिज की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि
खदान होता है, खदान से क्या है, जो चीज़ हम निकालते हैं जिस धातु के लिए, उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ मिली होती हैं, वो अशुद्धियाँ युक्त जो पदार्थ मिलता है हमें, उसको क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं। ठीक है, खनिज बोलते हैं। अब दूसरा क्या आता है, दूसरा यानी हम बात करें तो जो खनिज, वो खदान से निकाला गया जो पदार्थ, डायरेक्टली जो पदार्थ होता है उसमें कोई प्रोसेस नहीं किया होता है, उसको हम खनिज बोलते हैं। ठीक है, अगर यहीं पे हम अयस्क की बात करें, ठीक है, तो अयस्क क्या होते हैं, तो अयस्क वे पदार्थ होते हैं जिसमें क्या है, जो धातु हमें प्राप्त करना होता है उसकी परसेंटेज ज़्यादा होती है, उसकी प्रतिशतता उसमें ज़्यादा होती है। जैसे हम बात करें कि अगर यहाँ पे हमें एल्युमिनियम प्राप्त करना है और खदान से क्या कर ले, खनिज प्राप्त कर लिए, और उस खनिज में क्या है, जो बक्साइड है वो क्या है, उस खनिज में बक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, और बक्साइड में क्या है, एल्युमिनियम की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वो जो बक्साइड है वो क्या है, अयस्क है। ठीक है, अगर हम बक्साइड के फार्मूले की बात करें तो बक्साइड का फार्मूला ये होता है। ठीक है, तो अयस्क और खनिज में आपको डिफरेंस आ गया कि डायरेक्टली जो खदान से हम निकाल के जो पदार्थ को ले आते हैं जिसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ मिली होती है, और हमें ये नहीं पता होता है कि इसमें कितनी मात्रा में कौन सा है जो हमें प्राप्त करना है, धातु वो कितना है। ठीक है, यानी अशुद्धियाँ और जो धातु प्राप्त करना है उसकी कोई परसेंटेज नहीं होती है, वहाँ पे किसी चीज़ का कोई पता नहीं होते, बहुत ज़्यादा उसमें अशुद्धियाँ मिली होती है। और हम अयस्क की बात करें तो इसमें कम मात्रा में अशुद्धियाँ हो जाती है, और जो हमें धातु प्राप्त करना है, ठीक है, जो हमें एलिमेंट प्राप्त करना है उसकी मात्रा, उसकी परसेंटेज ज़्यादा हो जाती है, तो उस पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं। ठीक है, तो जो सभी अयस्क हैं, ठीक है, वो खनिज हो सकते हैं। ठीक है, जितने भी अयस्क हैं वो सभी क्या है, खनिज से प्राप्त होंगे, क्योंकि खनिज ही सबसे पहले खान से प्राप्त होता है, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। ठीक है, सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि क्वेश्चन दे देगा आपको कि क्या सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं, तो सभी अयस्क खनिज नहीं हो सकते, और सभी खनिज अयस्क हो सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि खनिज और अयस्क के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अब हम आगे बात करेंगे यहाँ पे एक एक करके कि जो ये धातु कर्म होता है, ठीक है, धातु कर्म, इसको विधि क्या है, ये किस माध्यम से किया जाता है, इनका प्रोसेस क्या है, इन सारे प्रोसेस के बारे में एक एक करके यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आगे हम बात करने वाले हैं धातुओं का निष्कर्षण, धातुओं का निष्कर्षण। ठीक है, धातुओं का निष्कर्षण यानी धातुओं का एक्सट्रैक्शन, इंग्लिश में बोले तो एक्सट्रैक्शन। ठीक है, धातुओं का निष्कर्षण किस तरह से होता है, कौन कौन से इसके प्रोसेस है, बहुत सारे प्रोसेस के अंतर्गत धातुओं का निष्कर्षण होता है, तो उन सारे प्रोसेस के हम पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक एक चीज़ों को आगे पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, धातुओं के निष्कर्षण में अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो धातु को पीसना, तो जैसे कि फ्रेंड्स, जो धातु होते हैं, धातु के जो अयस्क प्राप्त होते हैं, वो अयस्क क्या है, जैसे खदान से बड़े बड़े पत्थरों के समान निकलते हैं। ठीक है, और बड़े साइज के होते हैं, तो सबसे पहले उसको क्या करते हैं, सबसे पहले पीसते हैं उसको। पीसने का मतलब जो खदान से सबसे पहले अगर अयस्क की बात करें तो अयस्क निकला, और अयस्क निकलने के बाद फिर क्या हुआ, उसको हम तोड़कर हथौड़े के माध्यम से या जिसके माध्यम से छोटे छोटे भागों में करते हैं, और छोटे छोटे भागों में करने के बाद उसको हम क्या करते हैं, मिल के द्वारा पीस के उसको बारीक कर लेते हैं। ठीक है, तो उस पीसने को, छोटे टुकड़े करने को और बारीक उसको पीस के पाउडर रूप में अगर हम उसको कर लेते हैं, पाउडर रूप में, इसको क्या कहते हैं, पीसना कहते हैं। तो अयस्क को हमने क्या किया, सबसे पहले तो खदान से निकाला, और निकालने के बाद उसको छोटे छोटे टुकड़ों में किया, छोटे छोटे टुकड़ों में करने के बाद उसको क्या किया, उसको पाउडर के रूप में पीस लिया। ठीक है, पाउडर के रूप में पीसने के बाद इसके बाद क्या करते हैं, उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ मिली होती है। अशुद्धियाँ तो अभी हमने दूर किया ही नहीं, केवल अयस्क को हमने उसको बारीक पाउडर के रूप में उसे पीसा है, और पीसने में उसमें क्या है, अशुद्धियाँ भी पीसी हुई हैं, बहुत सारी अशुद्धियाँ मिली होती हैं। तो जो अशुद्धियाँ मिली होती हैं,
ठीक है। उन अशुद्धियों को हम दूर करने के लिए एक विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उस विधि को पढ़ने से पहले हम एक यहाँ पे छोटी सी चीज़ पढ़ लेते हैं। उस अशुद्धियाँ जो इसमें मिली होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, तो उन अशुद्धियों को हम बोलते हैं मैट्रिक्स, या फिर हम उसको क्या बोलेंगे, गैंग, ठीक है। गैंग बोलेंगे, या हिंदी में बोले तो अधात्री, ठीक है। जो धातु बनाने के लिए हमने जो अयस्क को खदान से लिया, उस अयस्क में बहुत सारे मैट्रिक्स मिले होते हैं और बहुत सारे गैंग मिले होते हैं, या अधात्री इसको हिंदी में कह दें, मिले होते हैं। जिसको ये क्या है, जब हम इसको पीसे पाउडर रूप में बनाए तो वो सारे जो अधात्री और गैंग होते हैं वो भी क्या है, उसके साथ पीस के मिल जाते हैं पाउडर में। तो इस अधात्री और गैंग को ही अलग करने के लिए हम एक विधि का, सबसे पहला विधि का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले जो अयस्क है उसको, सबसे पहला विधि की बात करें तो अयस्क का सांद्रण करते हैं। क्या करते हैं, सांद्रण के माध्यम से जो गैंग मिले होते हैं उस गैंग को हम अलग अलग कर देते हैं। यानी जो सांद्रण होता है, कोई जरूरी नहीं है एक ही विधि से हो, सांद्रण भी कई विधियां की होती हैं, ठीक है। अलग अलग, जैसे ही मेटल, अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग यहाँ पे हम विधि का प्रयोग करते हैं सांद्रण के लिए। जैसे चुंबकीय कोई अगर धातु हम वहाँ पे हमें निष्कर्षण करना है तो उसके लिए अलग अलग सांद्रण की विधि की आवश्यकता होगी, ठीक है। अगर कोई ऑक्साइड है, अगर कोई कार्बोनेट है तो उसके लिए अलग अलग विधि होगी। तो हम सांद्रण की विधि को पढ़ेंगे, ठीक है। तो सांद्रण की विधि क्या है, पहला विधि हम पढ़ेंगे गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, ठीक है। तो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में यहाँ पे अगर हम बात करें कि इसमें किस तरह के जो धातु होते हैं, ठीक है, और किस तरह के अयस्क होते हैं, जिसको हम गुरुत्वीय पृथक्करण विधि यानी ग्रेविटी सेपरेट मेथड, इंग्लिश में बोले तो ग्रेविटी सेपरेट मेथड यानी गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, इसमें किसका प्रयोग करते हैं, तो ऑक्साइड और कार्बोनेट के जो अयस्क होते हैं उसको हम गुरुत्वीय पृथक्करण विधि के माध्यम से यहाँ पे जो गैंग होते हैं, अधात्री होते हैं, उनको अलग करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो पिसा हुआ धातु होता है उसको हम एक बर्तन में रख के उससे पानी प्रवाहित करते हैं। जैसे कि हम बात कर ले कि यहाँ पे एक क्या है, एक हम बर्तन ले लिए और इसमें क्या है, इसमें हम जो पिसा हुआ पाउडर है, जो अयस्क का पिसा हुआ पाउडर है, इसमें हम रख दिए और फिर क्या किए, हम इधर से पानी इस पे डालते गए। पानी क्या हुआ, ओवरफ्लो होने लगा। ओवरफ्लो होने के बाद जो अयस्क में जो धातु अयस्क के कण होते हैं वो क्या होते हैं, गैंग के कण से, जो गैंग होते हैं उसके कण से भारी होते हैं, वो क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं और जो गैंग होते हैं पानी के साथ ही ये क्या करते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो लगातार पानी को फ्लो करने के बाद जो गैंग होते हैं वो ज़्यादातर बाहर निकल जाते हैं और जो अयस्क धातु होते हैं, अयस्क धातु के कण, वो क्या करते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। तो इस तरह से गुरुत्वीय पृथक्करण विधि का प्रयोग किया जाता है। और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि ये किन धातु अयस्कों के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये ऑक्साइड धातु अयस्कों के लिए और कार्बोनेट धातु अयस्कों के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसी तरह हम अगला विधि का यहाँ पे यूज करेंगे कि अगला जो विधि है, ठीक है, सांद्रण का, वो कौन सा विधि है और वो कौन सा धातु अयस्कों के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो है फेन प्लॉन विधि। दूसरा है फेन प्लॉन विधि, ठीक है। तो जो फेन प्लॉन विधि होता है वो मुख्यतः किसके कारण होता है, जो फेन प्लॉन विधि होता है यह मुख्यतः सल्फाइड अयस्कों के लिए होता है, ठीक है। जो फेन प्लॉन विधि का प्रयोग करते हैं सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, फेन प्लॉन विधि में क्या होता है कि फेन प्लॉन विधि में एक तेल का प्रयोग किया जाता है। उस तेल का नाम है चीड़ का तेल, चीड़ का तेल, ठीक है। चीड़ के तेल में सल्फाइड अयस्कों को डाल देते हैं और चीड़ के तेल के साथ पानी डाल देते हैं और उसको एक माध्यम से तेज उसमें वायु प्रवाहित करते हैं, जिसके माध्यम से झाग बनता है। और झाग के ऊपर क्या है, जो चीड़ का तेल है वो क्या है, पानी में मिश्रित होकर वायु जाने पर झाग बनता है और झाग के साथ जो सल्फाइड के अयस्क होते हैं ऊपर चले जाते हैं और जो गैंग होते हैं वो जल के साथ उसके तली में बैठ जाते हैं बर्तन के, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर हम बात कर लें कि जो फेन प्लॉन विधि होता है कुछ इस तरह से होता है। एक पॉट होता है,
और इसमें क्या है, इसमें हम जो पिसा हुआ सल्फाइड अयस्क हैं उसको डाल देते हैं और इसमें एक माध्यम से इसमें क्या है, वायु दी जाती है। ठीक है, ये क्या है, वायु दिया जाता है इसके माध्यम से, और इसमें तेल भी भरा हुआ है, किसका, चीड़ का तेल। ठीक है, और पानी भरा हुआ है। और यहाँ से हम किसी माध्यम से अगर हम बात करें तो ये मोटर है, और मोटर के माध्यम से तेज वायु देते हैं, प्रवाहित करते हैं जो यहाँ पे है। और जो तेज वायु आने पर जो तेल मिक्स होता है इसमें, उसके कारण इसमें क्या है, बुलबुले बनते हैं और झाग बनते हैं, और वो झाग जाके यहाँ पे ऊपर साइड में इकट्ठा हो जाते हैं। और यहीं पे क्या है, जो सल्फाइड के कण होते हैं, सल्फाइड के कण वो यहाँ पे आके बैठ जाते हैं, और बाकी जो गैंग होते हैं उसके नीचे बैठ जाते हैं। तो आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि जो फेन प्लवन विधि होता है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसी चीज़ को यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो आपके क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे कि फेन प्लवन विधि में किन अयस्कों के लिए मुख्यतः यूज किया जाता है फेन प्लवन विधि। सांद्रण के लिए जो फेन प्लवन विधि है किस अयस्कों के लिए, तो कौन सा अयस्क है, सल्फाइड अयस्क है। ठीक है, और पूछ लेता है कौन सा ऑयल, उसमें कौन सा तेल यूज करते हैं, तो कौन सा तेल यूज करते हैं, चीड़ का तेल यूज करते हैं। ठीक है, अब हम अगले पॉइंट की ओर आते हैं कि और जो सांद्रण का विधि है और कौन सा विधि है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग नेचर के जो धातु होते हैं उनके लिए अलग अलग यहाँ पे सांद्रण विधि का उपयोग किया जाता है। तो अगला है विद्युत चुंबकीय प्रक्रम। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय प्रक्रम क्या होता है, तो यह मुख्यतः उन अयस्कों के लिए प्रयोग किया जाता है जो क्या हो, अनुचुंबकीय हो, और उसमें मिले हुए जो गैंग हो वो क्या हो, वो चुंबकीय हो, प्रतिचुंबकीय हो। ठीक है, या तो फिर जो उसमें अयस्क है वो क्या हो, अयस्क में जो अयस्क धातु है वो क्या हो, वो चुंबकत्व हो, चुंबकीय हो, और जो उसमें गैंग मिले हो वो अनुचुंबकीय हो। तो ये दोनों जो प्रोसेस रहेगा उसके माध्यम से, यानी चुंबकीय जो अयस्क होते हैं मुख्यतः उसके लिए ये प्रयोग किया जाता है। तो हम यहाँ पे बात कर लेंगे कि जो चुंबकीय अयस्कों को इसका प्रक्रम किया जाता है तो ये किस तरह से होता है। तो ये दो पुली होते हैं इसमें, और दो पुली में क्या होता है, ये पट्टा लगे होते हैं इसके ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, पट्टा लगे होते हैं, और ये क्या होता है, मोटर लगे होते हैं इस पुलियों में। ठीक है, और इस पट्टे के माध्यम से कुछ इस तरह से इस पे अयस्क यहाँ पे गिराए जाते हैं। ठीक है, इधर से जो पिसा हुआ बारीक हमने वहाँ पे देखा था कि सबसे पहले उसको क्या किया जाता है, धातुओं को पीसा जाता है, पीसने के बाद पाउडर के रूप में हो जाता है। उस पाउडर के रूप को हम यहाँ पे गिराते हैं जो अयस्क है। गिराने के बाद एक ये क्या होता है, ये तो चुंबकत्व नहीं होता है, ये पुली चुंबकित नहीं होता, ये वाला पुली क्या है, इसमें चुंबक लगे होते हैं। और जब ये धातु यहाँ पे धातु जब आते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो हमने बोला कि कुछ ऐसे इसमें कुछ ऐसे यहाँ पे आए होते हैं। ठीक है, गैंग जो क्या होते हैं, चुंबकत्व नहीं होते हैं, अनुचुंबक होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे जो आते हैं यहाँ पे, तो जो चुंबकत्व होते हैं, जो चुंबक के प्रति आकर्षित होने वाले जो धातु अयस्क होते हैं, वो क्या करते हैं, पुली के नज़दीक बर्तन रखा होता है, इसमें यहाँ पे गिर जाता है। और जो गैंग होते हैं जो कि अनुचुंबकीय होते हैं, वो क्या करते हैं, इससे दूर जाके यहाँ पे गिरते हैं, यहाँ भी बर्तन रखा जाता है। तो इस तरह से इनका क्या है, यहाँ पे सांद्रण हो जाता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे अशुद्धियाँ दूर हो जाती है जो इसमें गैंग मिले होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने विद्युत चुंबकीय प्रक्रम को पढ़ लिया। ठीक है, अब हम अगले प्रक्रम को पढ़ते हैं। अगला है, यहाँ तो हमने देख लिया कि सबसे पहले तो धातु को हमने प्राप्त किया खनिज से। ठीक है, उसके बाद हमने इसको सांद्रण किया, जो गैंग मिले हुए थे उस गैंग को अलग कर लिया। अलग अलग हम 3 प्रोसेस यहाँ पे देखे। ठीक है, पहला गुरुत्वीयकरण विधि, फेन प्लवन विधि, विद्युत चुंबकीय। ठीक है, इसके बाद जब उसका सांद्रण कर लेते हैं हम, तो अगले प्रोसेस में हो जाता है। अगला प्रोसेस क्या कहलाता है, इसके बारे में भी देखते हैं हम। अगला प्रोसेस है यहाँ पे, अगला प्रोसेस है निस्तापन। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि सांद्रण क्या किया, जल के माध्यम से कर लिया। ठीक है, चुंबकीय विधि से कर लिया उसको, और फेन प्लवन विधि से कर लिया। तो उसमें जो हमने किया उसमें क्या है, ऑक्साइड रह जाते हैं, कुछ नमी रह जाती है। ठीक है, उस नमी को दूर करने के लिए अगला प्रोसेस हम क्या करते हैं, निस्तापन, यानी कैल्सिनेशन इसको कहते हैं। ठीक है,
उस नमी को दूर करने के लिए कैल्सिलेशन की क्रिया करते हैं, जिससे क्या हो, वो ड्राई हो जाए, उससे जो नमी हो वो क्या हो, सूख जाए और नमी रहित हो जाए। ठीक है, तो निस्तापन में क्या होता है, तो निस्तापन में जो नमी होती है उसको दूर करते हैं। जैसे हम बात कर लें कि यहाँ पे ये किसका अयस्क है, ये है एल्युमिनियम का अयस्क। ठीक है, इसको बोलते हैं हम बक्साइड। तो बक्साइड को हमने क्या कर लिया, सबसे पहले तो खदान से प्राप्त कर लिया, उसको बाद उसको हमने पीस लिया, पाउडर के रूप में बना लिया, फिर सांद्रण कर लिया, और सांद्रण करने के बाद क्या है, इसमें कुछ नमी रह गई। ठीक है, क्योंकि इसको हमने जो विधि से किया है उसमें कुछ नमी रह जाती है, इसमें कुछ नमी रह गई, तो इस नमी को दूर करने के लिए हम निस्तापन विधि कैल्सिनेशन का प्रयोग करेंगे। जिसमें क्या है, कैल्सिनेशन में क्या होता है कि कैल्सिनेशन में हम उतने ताप तक गर्म करते हैं जितने ताप की उसमें नमी जो है वो उड़ जाए, धातु पिघलने तक उसको हम गर्म नहीं करते, जो कि अयस्क में जो धातु है वो पिघल जाए उस ताप तक नहीं गर्म करते हैं, हम उतने ताप तक गर्म करते हैं कि जो ऑक्साइड है वो क्या है, वहाँ से वाष्प बन के उड़ जाए। ठीक है, तो हमने जो प्राप्त किया था सांद्रण के बाद, ठीक है, यहाँ पे बक्साइड के अयस्क उसको हमने निस्तापन किया, उसको गर्म किया। ठीक है, टेम्परेचर पे गर्म करने के बाद क्या है, यहाँ पे ये जो इसमें नमी थी H2O जो था वो क्या है, वाष्प बन के उड़ गया, भाप बन के, और यहाँ पे हमें एल्युमिनियम ऑक्साइड मिल गया। ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड मिल गया। अब इसके बाद एक और प्रक्रम होता है भर्जन। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला हम भर्जन के बारे में यानी रोस्टिंग के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे यहाँ पे हमने तो नमी को ड्राई कर दिया। ठीक है, और नमी को ड्राई करने के बाद, ठीक है, कुछ उसमें और तरह के, जैसे कुछ और तरह के उसमें अशुद्धियाँ रह जाती हैं, उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम भर्जन यानी रोस्टिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि भर्जन में किन अशुद्धियों को दूर किया जाता है, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो ये सल्फर, और यहीं पे हम बात कर लें तो सल्फर, आर्सेनिक और O2 की नियंत्रण में इसकी क्रिया कराई जाती है। ठीक है, तो इसमें मुख्य रूप से सल्फर और आर्सेनिक की जो अशुद्धियाँ रह जाती है अयस्क में, उसको दूर करने के लिए हम भर्जन का प्रोसेस कराते हैं। भर्जन में क्या होता है, वायु के नियंत्रण में हम जो अयस्क मिलता है इसके निस्तापन के बाद उसको हम भर्जन रोस्टिंग करते हैं। वायु के नियंत्रण में एक निश्चित मात्रा में उसमें ऑक्सीजन दी जाती है। उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन से सल्फर क्रिया करके क्या बना लेता है, ऑक्सीजन ऑक्साइड बना लेता है, और इसको हम बाहर कर देते हैं। उसी तरह से अगर हम बात करें कि Zn में यहाँ पे जिंक सल्फाइड है, और इसको हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर गर्म करते हैं, ठीक है, तो ये क्या बना लेता है, जेड ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। तो मुख्य रूप से यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जो भर्जन क्रिया की जाती है वो किस तरह के अशुद्धियों को दूर करने के लिए किया जाता है। तो इसमें अशुद्धियाँ सल्फर के रूप में, आर्सेनिक के रूप में होती है, और इसको ऑक्सीजन की नियंत्रण मात्रा में प्रोसेस कराई जाती है। ठीक है, तो इस तरह से भर्जन हो गया। भर्जन के बाद क्या है, भर्जन के बाद कुछ और अशुद्धियाँ रह जाती है। अभी तक पूरा शुद्ध जो अयस्क है पूरा शुद्ध धातु रूप में प्राप्त नहीं हुआ है, उसमें और अशुद्धियाँ रह जाती है। तो उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें गालक मिलाते हैं। ठीक है, गालक मिला के उसको क्या करते हैं, अगले प्रोसेस में करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि गालक क्या होते हैं। गालक को इंग्लिश में बोले तो फ्लक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो गालक दो तरह के होते हैं, क्षारीय गालक और अम्लीय गालक। अगर हम क्षारीय गालक की बात करें तो ये क्या होते हैं, क्षारीय मेटल के साथ मिलकर बने होते हैं। जैसे कि हम बात कर लें कि मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट, ये दोनों क्या है, क्षारीय, क्योंकि मैग्नीशियम भी क्षारीय धातु है और कैल्शियम भी क्षारीय धातु है, इसलिए क्षारीय गालक हैं। अगर अम्लीय गालक की बात करें तो अम्लीय गालक में कौन से आ जाते हैं यहाँ पे, यानी सिलिका ऑक्साइड, इस तरह के अम्लीय गालक आते हैं, जो कि अम्लीय जो ये सब मेटलाइड है उसके साथ मिलकर बना होता है। ठीक है, तो गालक दो तरह के होते हैं, अम्लीय गालक और क्षारीय गालक। ठीक है, तो जो गालक होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे ही भर्जन के बाद जो अशुद्धियाँ रह जाती हैं तो उस अयस्क में गालक मिलाकर और उसको उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। तो जो अशुद्धियाँ रह जाती हैं उन अशुद्धियों को गालक अपने साथ रिएक्शन करा के उस धातु से अलग हो जाती हैं, और वो क्या है, धातु अलग हो जाता है। तो इस तरह से जो भर्जन के बाद जो अशुद्धियाँ बची होती हैं वो दूर हो जाती है। तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं,
तो फ्रेंड्स अगला प्रोसेस आता है प्रगलन। तो प्रगलन में क्या करते हैं, प्रगलन में हम जो अयस्क भर्जन से जो प्राप्त होता है उसमें कुछ अशुद्धियाँ रह जाती हैं, तो जो मेल्टिंग होता है इसको हम उच्च ताप पर गर्म करते हैं कोक अथवा अन्य गालक मिलाकर। ठीक है, जो अयस्क आया है भर्जन के प्रक्रिया से, उस अयस्क में हम क्या करते हैं, कोक अथवा अन्य कोई गालक मिलाकर उसको क्या करते हैं, उच्च ताप पर गर्म करते हैं। उच्च ताप पर गर्म करने के लिए हम अगर भट्ठी की बात करें तो किस तरह का भट्ठी का यूज करते हैं, तो वात्य भट्ठी। इस तरह के बहुत सारे जो अयस्क हैं, अलग अलग अयस्क, उनके लिए अलग अलग भट्टियों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे हम मुख्यतः आयरन की बात करेंगे, तो आयरन के जो अयस्क हैं उनको गर्म करने के लिए उच्च ताप पे वात्य भट्ठी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, कोक और गालक मिलाकर इसको उच्च ताप पर गर्म करते हैं, और उच्च ताप पर गर्म करने के बाद क्या है, उच्च ताप पर गर्म करने के बाद हमें क्या है, आयरन प्राप्त हो जाता है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि आयरन ऑक्साइड है यहाँ पे, और हम यहाँ पे ये जो कोक है, कोक को ले लिए, कोक के साथ इसको मिलाया तो आयरन अलग प्राप्त हो गया, और जो इसमें अशुद्धि थी वो कोक के साथ मिलकर ये मोनोऑक्साइड बना लिया, और मोनोऑक्साइड बना के अलग हो जाता है। ठीक है, उसी तरह हम बात करें यहाँ पे आयरन ऑक्साइड, और अगर हम कोक के ले लें तो कोक भी एक गालक है, और ये भी क्या है, आयरन दे देता है, और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन के बारे में आपसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है एग्जाम में, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। आज तक के बस वीडियो में इस टॉपिक से इतनी, और यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसी में हम आगे और भी टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और साथ ही साथ लाइक भी कर दें, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके, जो भी वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।